Assalamu alaikum students, this is me Rubam Malik here, your zoology teacher with our new lecture that is protection and conservation of environment। यानी कि हम अपने environment को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारी जितनी भी resources हैं हम उसको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, हम उस चीज़ को इस आज के टॉपिक में इस टॉपिक के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमारे पास अब करंटली या हम कह लें पिछली कई दहाइयों से, लास्ट डिकेड से जो हमारा सबसे बड़ा मसला चल रहा है हमारे एनवायरनमेंट का, वो मसला क्या है हमारा पॉल्यूशन यानी कि आलूदगी। अब चाहे वो पानी की आलूदगी हो, चाहे वो फ़िज़ाई आलूदगी हो, वो क्या कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। और उस आलूदगी की वजह कौन है, हम खुद। यानी कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है टाइम के साथ साथ, उतनी ही तेज़ी से हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। अब हम किस तरीके से उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, तो हम दो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज़ जब लगाई जा रही है तो डेफिनेटली उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, उससे जो धुआं निकलता है, जो भी स्मोक निकलता है, उसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और अब जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा होगी तो वो क्या कॉज करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट का अल्टीमेट रीज़न या अल्टीमेट सोर्स कहाँ जाता है, एसिड रेन की तरफ। तो ये तमाम चीज़ें, और जब एसिड रेन होगी यानी कि वो तमाम कार्बन डाइऑक्साइड या वो चीज़ें जो कि हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, जब वो हमारे तक पहुंचेंगी तो डेफिनेटली वो क्या करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं। तो एसिड रेन कह लें आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट कह लें आप, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये तमाम उन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है। यानी कि इंडस्ट्रीज़ से जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस निकल रहा है वो फिर ये सारी चीज़ें कॉज कर रहा है। अब सेकेंड फिर हमारे पास आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंस अपने एनवायरनमेंट में बढ़ाए जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हम फॉरेस्टेशन यानी जंगलात, जो कि हम कह सकते हैं कि हमें फ्रेश एयर देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, उसको हम काट रहे हैं। यानी हम जंगलात को काट रहे हैं और साथ साथ हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करिए, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड कर रही हैं। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों को रोकना पड़ेगा। अब जब हम कंट्रोल की बात करते हैं या प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के कंट्रोल आते हैं। एक होता है हमारे पास केमिकल कंट्रोल और दूसरा होता है हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब जब हम केमिकल कंट्रोल की बात करें तो अगेन वही बात आ गई कि हम अपनी इन्वायरमेंट को क्या दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी हम केमिकल्स दे रहे थे, हम डिफॉरेस्टेशन करके भी अपने इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल की क्वान्टिटी को बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि उसको तो फिल्ट्रेशन कोई मिल नहीं रही है, किससे, जंगलात से या दरख्तों से कोई फिल्ट्रेशन नहीं मिल रही है। तो अब जब हम केमिकल कंट्रोल की बात करें, अगेन हम अपने एनवायरनमेंट को किस चीज़ क्या दे रहे हैं, केमिकल्स दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनका साइड इफेक्ट है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो हम बात करते हैं फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल की, यानी कि हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड से, बायोलॉजी के तरीके से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कंजर्व करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें बायोलॉजिकल कंट्रोल को तो हम क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस नेचुरल एनिमीज टू इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि पैथोजन वो चीज़ जो किसी भी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, या हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आते हैं। अब हम उनकी बात करें, चाहे प्लांट्स ले लें, चाहे आप एनिमल्स ले लें, चाहे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस नेचुरल एनिमीज, यानी उन पैथोजन के जो नेचुरल एनिमीज हैं, यानी कुदरती उनके जो दुश्मन हैं, हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसके, पैथोजन के एनवायरनमेंट में, ताकि वो क्या हो जाएं, किल हो जाएं। सही। अब हम इसमें बात करते हैं जब पेस्ट कंट्रोल की, तो इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं मलेरिया डिजीज़ की। ठीक है, जो हमें किससे होती है, मच्छर के काटने से होती है, मॉस्किटो के काटने से होती है। ठीक है, एनोफिलस मॉस्किटो के काटने से हमें मलेरिया हो जाता है, और उसका पॉजिटिव एजेंट तो प्लाज्मोडियम होता है, दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट। यहाँ हम बात करते हैं जो वेक्टर है, ठीक है, यानी कि जो एक मैकेनिकल एजेंट के तौर पर जो चीज़ काम कर रही है हमारे अंदर मलेरिया कॉज करने के लिए, या आप कह लें कि मलेरिया कॉज जो चीज़ करती है, जो कि प्लाज्मोडियम है, उसको हम तक लाने के लिए जो वेक्टर है वो क्या है, मॉस्किटो है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम मैकेनिकल एजेंट को ही ख़त्म कर दें, यानी हम किसी तरीके से मॉस्किटो को ख़त्म कर दें, तो क्या होगा कि हमें मलेरिया होने से बच जाएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम का जो वे ऑफ इन्फेक्शन है, ये जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है, वो वही मॉस्किटो है। वो ऐसा ओरली हमारे अंदर नहीं जा सकता, या स्किन से या किसी और तरीके से नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे मलेरिया की, तो हम क्या कर रहे हैं,
जो मॉस्किटोज़ का जो आप हमारे पास वेक्टर है, हम जिसको कह रहे हैं कि जो मलेरिया कॉज कर रहा है, वो ज़्यादातर उसका जो लार्वा होता है वो किसी भी पानी वाली जगह पर, यानी जहाँ पानी मौजूद हो वहाँ पर उसका लार्वा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, ठीक है। यानी वो अपने एग्स जो है, मॉस्किटोज़ अपने एग्स किसी भी पानी वाली जगह पर देते हैं जहाँ पर उनका फिर वो डेफिनेटली एग से लार्वा और लार्वा से मॉस्किटो बनता है। तो हम क्या करते हैं कि उन का नेचुरल एनिमीज़ हो गई अब फिशेस, यानी कहीं पर भी कोई पॉन्ड हो गई, कोई लेक्स वगैरह कोई भी जगह हो गई, कोई पानी वाली जगह हो गई जहाँ स्टेगनेंट वाटर हो गया, वहाँ पर आप क्या करें, फ़िश ग्रो कर दें। अब वो फ़िश क्या है, वो नेचुरल एनिमी है किसके लिए, उन लार्वा के लिए। किसके लार्वा, मॉस्किटो के लार्वा के लिए। यानी मॉस्किटो जब जब वहाँ जाकर एग ले करेंगे तो वो मछलियाँ क्या करेंगी, उन एग्स को फीड कर लेंगी, उन एग्स पर खा लेंगी। अब क्या हुआ, मछलियों को उनकी खुराक मिल गई, बनिस्बत ये कि हम वहाँ पे क्या करें, कोई स्प्रे करें हम वहाँ पर मॉस्किटो के लिए, जो कि केमिकल है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह। हमने उस चीज़ को किससे कंट्रोल किया, हमने उसको कंट्रोल किया बायोलॉजिकल वे से, यानी कि उन्हीं के नेचुरल एनिमीज़ को हमने वहाँ ग्रो करवाया और उससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही साथ क्या हुआ कि वो जितने भी लार्वा हैं वो सब ख़त्म हो गए, उन पर फिशेज़ ने फीड कर लिया और उनकी क्वान्टिटी जो मॉस्किटो की है वो कम हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक एरिया है जिस पर कोई एक क्रॉप जो है वो लगाई गई है, ठीक है। अब उस क्रॉप में कोई पेस्ट है, वो उस पर आकर अटैक करता है, पैथोजन है, तो हम क्या करेंगे, हर बार उस एरिया पर सेम क्रॉप नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमने कहा क्रॉप रोटेशन, तो हम उसको रोटेट कर देंगे, यानी हम हर साल या सीजनली बार बार वही क्रॉप नहीं लगती रहेगी। एक बार अगर एक फसल लगी तो अगली बार हम उस जगह पर क्या करेंगे, कोई दूसरी फसल लगाएंगे, ताकि क्योंकि जो पर्टिकुलर पैथोजेंस होते हैं, जो पर्टिकुलर पेस्ट हैं, वो क्या है, वो अपनी उसी पर फीड करेंगे, ठीक है, जो उनकी क्रॉप है। लेकिन क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम उन्हें वहाँ पर वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा, वो क्रॉप ही नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली आपकी न्यू क्रॉप उस पुराने पैथोजन से बच जाएगी। तो इसको हम कह रहे हैं क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सॉइल फर्टिलिटी, यानी हम सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फर्टाइल कर लें। जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी उतनी ज़्यादा आपकी क्रॉप की क्वालिटी अच्छी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो है वो वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि हम उस एरिया में लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, जो कि प्लांट्स की एक फैमिली है जो कि हेल्प करती है किसको, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उसके ज़रिए हम सॉइल को फर्टाइल करेंगे, यानी कि जितनी नाइट्रोजन की क्वांटिटी सॉइल में ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंटरप्लांटिंग, अगेन द सेम थिंग, समहाउ सेम लाइक क्रॉप रोटेशन, लेकिन इंटरप्लांटिंग में हम क्या कर रहे हैं कि एक क्रॉप हमने लगाई, ठीक है, उसके सराउंडिंग में हमने क्या कर दिया, दूसरी क्रॉप लगा दी, ठीक है। यानी कम एरिया के अंदर चाहे वो लग रही हो, एक क्रॉप है, उसके सराउंडिंग में आपने क्या कर ली, दूसरी क्रॉप, इंटरप्लांटिंग, यानी आपने दो तरह की क्रॉप, दो तरह की आपकी फसलें एक साथ आपने ग्रो करवाई, ताकि क्या हो, उनके ऊपर जो पेस्ट का जो है या पैथोजन का जो भी अटैक है वो कम से कम हो सके। ग्रीन हाउसेस, अगेन द सेम थिंग, ग्रीन हाउसेस से हम क्या करें, जैसे कि हमने हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक पढ़ी थी इससे पहले, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी सॉइललेस कल्चर जिसे हम कह रहे हैं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अ काइंड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, कि उसमें हम क्या, सॉरी नॉट ग्रीन हाउसेस, बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट भी चलें आप इसे कह सकते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है आपके पास कि हम उसके कम सॉइल में और ज़्यादा पानी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स के ज़रिए अपने क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवा रहे हैं, जिससे उसकी जो एडवांटेजेस हमने पढ़े थे, पीछे कवर किए थे, वही एडवांटेजेस हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे उसके, कि क्या होगा, वीट, अगेन जो भी सॉइल डिजीज़ हैं वो कम से कम होंगी। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।